तो कोरोना पर सरकार का मंथन। बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमण को लेकर अब सरकार चिंता में आ गई। माना जा रहा है कि आज एक अहम बैठक हो सकती है जिसमें फैसला लिया जा सकता है राज्य में लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं। सरकार कई मंत्री लॉकडाउन की हिमायत भी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मंत्रियों के साथ होने वाली अनौपचारिक बैठक में इस प्रमुख मुद्दे पर विचार हो सकता है। मंत्रियों की राय इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्हें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मामलों को बढ़ता देख सरकार राज्य में लॉकडाउन के विकल्प पर विचार कर सकती है। प्रदेश सरकार लॉकडाउन पर फैसला ले सकती है। कई मंत्री अब खुले रूप से इसकी हिमायत भी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मंत्रियों के साथ होने वाली अनौपचारिक बैठक में इस प्रमुख मुद्दे पर विचार हो सकता है। मंत्रियों की राय इसलिए भी अहम है क्योंकि उन्हें कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी हिसाब से स्वास्थ्य विभाग पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। सरकार की परेशानी ये है कि संक्रमण बढ़ने के कारण इंतजाम करना भी मुश्किल होता जा रहा है। पिछली कैबिनेट से पहले भी मंत्रियों की ओर से लॉकडाउन की पैरवी की गई थी। मुख्यमंत्री ने उस समय कोविड कर्फ्यू पर भरोसा जताया था। हरक सिंह रावत जैसे मंत्री पहले ही लॉकडाउन की वकालत कर चुके हैं। साफ है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जिस तेजी से फैल रही है उसने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। शहरी क्षेत्रों में तो स्थिति ये है कि अस्पतालों में मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही गांव में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले परेशानी पर बल डालने लगे हैं। ऐसे में पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं क्योंकि वहां संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। इस सब को देखते हुए परिस्थितियों से पार पाने के लिए लॉकडाउन के विकल्प को लेकर भी चर्चा तेज होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और अब मंथन होगा। मंथन में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा वो बात की बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर पहाड़ पर इस कदर कोरोना क्यों बढ़ रहा है, क्या है इसके पीछे की वजह। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ कराती हूँ, फिर करती हूँ चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ नवीन ठाकुर है जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। संजय भट्ट है, आप प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह है जो कि कांग्रेस से हैं, आपका भी प्रतिमा जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। सबसे पहले मैं नवीन ठाकुर आपके पास आऊंगी। पहाड़ में कोरोना का खतरा इस कदर बढ़ रहा है, आपका एक्शन प्लान क्या है, क्या तैयारी है? सरकार दोनों मोर्चों, एक तरफ सरकार लगातार वैक्सीनेशन कर रही है, दूसरी तरफ कोरोना से संबंधित जितनी भी जो है दवाइयां हैं, चाहे और सुविधाएं हैं, चाहे बेड हैं, चाहे आईसीयू बेड है, चाहे वेंटिलेटर हैं, उनको बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने 40 करोड़ रुपए डीआरडीओ को जारी किए हैं ताकि 700 बेड का एक हॉस्पिटल गढ़वाल में और 700 बेड का एक हॉस्पिटल कुमाऊं में बनाया जाए। हम लगातार जो है ऑक्सीजन के प्रभाव पे निगाह रखे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी ना आए उसके लिए जो है नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। हर स्तर पर जो है मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। प्रत्येक जिले में एक एक जो है मंत्री को प्रभारी बनाया गया है। घर में जो लोग आइसोलेट है उनको जो है कोविड किट घर पहुंचे, उनको ऑक्सीजन की अगर कोई दिक्कत ज्यादा है तो घर तक सिलेंडर पहुंचे जी। इन सारी चीजों का जो है हमारी सरकार और हमारे मंत्रियों द्वारा, हमारे अधिकारियों द्वारा लगातार संज्ञान लिया जा रहा है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उत्तराखंड की जनता को हम इस महामारी से जो है बचा सकें। ठीक है, प्रतिमा जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरह से नवीन जी ने सारी तैयारियां बताई है, क्या वाकई आप विपक्ष होने के नाते जब आप धरातल पर उतरते या फिर आपके कार्यकर्ता उतरते हैं तो वैसे ही तैयारियां हैं प्रदेश में? कहते हैं कि चिरागों के बदले चिता जल रही है, चिरागों के बदले चिता जल रही है, नया है जमाना, नई रोशनी है। तो नवीन ठाकुर जी की बात से बिल्कुल यही स्पष्ट हो रहा है कि आज जो प्रदेश की स्थिति है, जहां पर लोग ऑक्सीजन की कमी से त्राहिमाम कर रहे हैं, जिस प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि हम ऑक्सीजन जो है दूसरे प्रदेशों ऑक्सीजन से मदद कर रहे हैं, उस प्रदेश के लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं।
बेड के बिना तड़प रहे हैं और उनके पास जो है दवाइयां अवेलेबल नहीं है डॉक्टर्स के पास कि वो अपने मरीजों का ट्रीटमेंट कर सके। तो इस तरीके के नोडल अधिकारी आप अपॉइंट कर दीजिए, आप प्रभारी बना दीजिए या आप मंत्रियों तक को प्रभार दे दीजिए। जो धरातल पे स्थिति है वो सबके समक्ष है। आप खुद समझ जाइए कि अगर इतनी ही तैयारी सरकार ने कर रखी होती तो इस हमारे उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में हर दिन 7,000 से ज्यादा केसेस ना आते और 95 से ज्यादा मृत्यु ना होती। प्रतिमा जी, केसेस सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बढ़ रहे हैं। प्रतिमा जी, केसेस सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बढ़ रहे, केसेस पंजाब में भी बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दिक्कत छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। मैं अपने स्टेट की भौगोलिक स्थिति और जो उसका एरिया है उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे, उत्तराखंड की जो एरिया है उसके हिसाब से हमारे पहाड़ों के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं वो एक चिंतनीय विषय है। इसलिए मैंने यहाँ राजनीति नहीं की, जो धरातल पे जो स्थिति स्पष्ट है वो बताई है। जिस प्रदेश में आप समझिए कि शमशान घाट में टोकन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इतनी संख्या में मृत्यु हो रही है कि लखीराम पे जो आपका शमशान घाट है वहां पर जो है टोकन की व्यवस्था कराई जा रही है। प्रतिमा जी, उत्तर प्रदेश में भी तो टोकन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर आप मुझे अगर बोलने दें मैं आपको, फिर आप पूरे देश की बात कर लीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस देश में 7500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन प्रति दिन होता हो, उस देश के लोग या यही कहेंगे उस देश के लोग अगर एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं तो ये और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी की नाकामयाबियों का नतीजा है। क्योंकि पिछले 1 साल से लॉकडाउन होता है। आप अपनी इस तरीके की तैयारियां कर लीजिए, आप अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त कर लीजिए, लेकिन 1 सालों में सिर्फ अनलॉक 1 से लेकर अब तक की स्थिति ये है कि बिहार चुनाव से लेकर वेस्ट बंगाल, आसाम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला का सिर्फ चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने और बिल्कुल भी कोरोना महामारी के प्रति गंभीर साबित नहीं हुई है। और यही वजह है कि चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा है, कांग्रेस भी सक्रिय रही है उस दौरान। आप समझिए, सत्ता में 6.5 सालों से भाजपा बैठी है, कांग्रेस पार्टी नहीं। इलेक्शन कमीशन जो कि संवैधानिक संस्था है, पिछले 6.5 सालों से देश की सरकार की कठपुतली बना बैठा है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, क्लियरली मेंशन है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे और जिस तरीके से अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन हो तो वो इलेक्शन को डिफर कर सकता है। तो इससे भी बदतर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन क्या होंगी फातिमा जी, जहाँ पे हर दिन हमारे 3 से 3.5 हजार से ज्यादा लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से। 3.5 लाख के करीब आंकड़ा पार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन अगर अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहा हो, ठीक है प्रतिमा जी, समझ गए। संजय भट्ट के पास मैं जाऊंगी, उनका भी ओपनिंग काउंटर ले लेती हूँ। संजय भट्ट, जिस तरीके से प्रतिमा जी ने यहाँ पर काफी बातें रखी हैं, केंद्र को भी घेरे में लिया है और तमाम बीजेपी शासित राज्य के सरकार को भी घेरे में लिया, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? जो व्यवस्थाएं यहाँ पर उत्तराखंड में दावा किया जा रहा है, धरातल पे आप पार्टी भी बहुत ज्यादा सक्रिय है उत्तराखंड में, तो विपक्ष होने के नाते आपने तैयारियों को कैसे देखा? क्या प्रदेश सरकार पूरी तैयारी में है कोरोना की रोकथाम के लिए? उत्तराखंड में अगर आप बात करें पूरे 1 साल में, अगर पूरे 1 साल की बात कर रहा हूं फातिमा जी, अगर आप 6 अप्रैल का उत्तराखंड सरकार का ही स्वास्थ्य बुलेटिन उठा के देखें तो 1,06,000 केस थे, ठीक है। और आप ताजा 4 मई का उठा के देखें तो 2,04,000 केस हैं। यानी 1 साल में जितने केस हुए वो 1 महीने में उतने केस हो गए हैं। आप पूरे देश से हमारी तुलना नहीं कर सकते हैं। जहां भारत में 1.10% दर है मृत्यु दर, वहां हमारे यहाँ 1.5 के करीब है जी। तो हमारे यहाँ लोग भी ज्यादा मर रहे हैं। हमारी जनसंख्या कम है, इसलिए आपको लगेगा कि 7,000 ही तो कैसा है जी। लेकिन वो 7,000 नहीं है, हम सिर्फ 1.25 करोड़ लोग हैं, सिर्फ 1% है पूरे भारत का जी। अगर उस हिसाब से 7,000 को आप आंकड़े को देखोगे तो भारत में 7 लाख आने चाहिए उस रेशो से, ठीक है। तो वो रेशो देखिए कि हमारे यहाँ जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देहरादून में रोज 2500 कोरोना और मौत की संख्या बढ़ने के पीछे की वजह संजय जी आप क्या मानते हैं? देखिए, एक तो ये बात जो
कही जा रही है कि जब देश में कोरोना बढ़ रहा था और कोरोना से की ये वाली लहर आ रही थी, तो चुनाव में मोदी जी 33 रैलियां करते हैं जिसमें लाखों लोग रैली में भाग लेते हैं। उत्तराखंड से भी अनुमान के अनुसार 3000 लोग बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी की कितनी तैयारियां हैं संजय जी? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कितनी तैयारियां हैं संजय जी? वेंटिलेटर बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए दिल्ली का अस्पताल सांस ले रहा है, पल पल गिनती गिन रहा है कि मरीजों को बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों से किसी को भी इनकार नहीं करना चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन देने की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार अगर 900 की जगह 300 ही ऑक्सीजन भेजती है तो केंद्र सरकार सीधे दिल्ली वासियों की हत्या कर रही है। मिल पा रहा है जो केंद्र सरकार से आप बार बार अपील कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाए, केंद्र सरकार क्या आपको सहयोग नहीं कर रहा है? आप स्वयं देखिए ना, केंद्र सरकार सहयोग की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो कोरोना काल लगा हुआ है, देश में कई जगह कोरोना कर्फ्यू लगा है, ऊपर से केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर देता है कि एलजी दिल्ली के मालिक होंगे ये इसी दौरान। तो आप ये देखिए, केंद्र सरकार तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोगों की हत्या कर रही है। चलिए, केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लोगों की हत्या कर रही है। सुदीप जैन सीधा जुड़ गए हैं इस विशेष संवाददाता जानकारी देने के लिए। सुदीप, आपसे जानना चाहेंगे, हरिद्वार और देहरादून में अस्पताल खोलने की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में वहां पर कितने पुख्ता इंतजाम, अगर ऑक्सीजन की बात कर लिया जाए, क्या सहूलियत है, वेंटिलेटर बेड्स की कितनी सहूलियत है, क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए, जो सरकार का इंफ्रा था स्वास्थ्य महकमे का, वो इतने बड़े नंबर्स के लिए, इतनी बड़ी संख्या में पीड़ितों के लिए तैयार ही नहीं था। उत्तराखंड प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत की घटना कल परसों रात में तारीख हो गई है हरिद्वार में। ये उत्तराखंड की पहली घटना है, जैसा कि हम दिल्ली और दूसरे शहरों में, लखनऊ में सुनने को पा रहे थे अभी तक। कुछ दिनों पूर्व कैलाश अस्पताल में भी क्राइसिस हुआ था, लेकिन एट द 11th आवर अंतिम मौके में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया गया। ये तो रही ऑक्सीजन की बात, जो कि हर व्यक्ति को चाहिए। अब रही आईसीयू वेंटिलेटर की जरूरत की बात, तो आईसीयू और वेंटिलेटर की बहुत ज्यादा कमी है इन बेडों की। एक दूसरा तथ्य ये भी है कि कई ऐसे लोग भी आईसीयू वेंटिलेटर की मांग कर रहे हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है, जो सिर्फ ऑक्सीजन की जिन्हें जरूरत है या होम आइसोलेट होकर ठीक हो सकते हैं। आज देहरादून में जिलाधिकारी ने 2 निजी अस्पतालों का अधिग्रहण कोविड डेडिकेटेड केयर के हिसाब से के मुताबिक किया है। इसी प्रकार से श्रीनगर, हरिद्वार और नैनीताल में भी तैयारी है। कुछ दिनों पूर्व जो संक्रमण की दर थी उसमें हम देहरादून को ऊपर मानते थे, पर कुछ देर पहले का आंकड़ा आया है। एक जानकार है जो इस मसलों पर काफी रिसर्च करते हैं, अनूप नौटियाल जी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि संक्रमण के दर से नैनीताल ज्यादा खतरनाक स्थिति में है, जहां 23% के आसपास की ठीक है। नैनीताल सबसे खराब स्थिति में है क्योंकि पर्यटन स्थल भी वहां पर सैलानी भी बहुत आते हैं। ये जानकारी आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी के पास जाऊंगी। नवीन ठाकुर जी, आप कह रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम, बड़ी तैयारी है। हमारे विशेष संवाददाता ने पूरी जानकारी दी है कि ऑक्सीजन की वजह से मौत हो जाती है, आईसीयू वेंटिलेटर की कमी है, बेडों की कमी है, तो कहाँ से आपूर्ति, कहाँ पर हो रही है, हमें भी बताइए जरा। फतिमा जी, जैसा भी आपके संवाददाता ने बताया, बड़ा दुखद है कि 5 लोगों की कल रुड़की में मृत्यु हो गई, लेकिन अस्पताल ने जिस वक्त सूचना दी, हमारी नोडल अधिकारी ने 17 मिनट के अंदर ऑक्सीजन उस अस्पताल को, आ रही प्रतिमा जी, 17 मिनट के अंदर ऑक्सीजन उस अस्पताल को पहुंचा दी गई। जांच बिठा दी गई है कि लापरवाही कहां तक थी। अस्पतालों को सूचना देने पड़ेगी 24 घंटे पहले, जो है उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था रखनी। तो सरकार की इसमें क्या जिम्मेदारी हो जाती है? देखिए, सरकार की तरफ से कोई एक नजीर दूसरे राज्य का ले लेते हैं। सरकारें निर्णय लेती है कि नोडल अधिकारी हो गए, जिला प्रशासन होगा, वो जाकर अस्पतालों का निरीक्षण करें। क्या अधिकारी ऐसे हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे क्या नवीन जी? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे रहेंगे, और ना अधिकारी बैठे हैं। स्वयं जिलाधिकारी जो है मोर्चे पे हैं, लगातार जो है प्रत्येक जिले का जिलाधिकारी लगातार काम कर रहे हैं इसके लिए, और जो तहसील स्तर तक नोडल अधिकारी बनाएंगे उनकी समीक्षा कर रहे हैं। तो फिर आप सीधे तौर पर अस्पताल के प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद आपके प्रवक्ता के पास जाएंगे। आऊंगी संजय जी, आपके पास आऊंगी। प्रतिमा जी क्या कह रही? देखिए फातिमा जी, जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं,
कि व्यवस्थाओं की व्यवस्था पूरी तरीके से है। अगर व्यवस्था पूरी तरीके से है तो एक जरा सा आंकड़ा रख दूं कि नेशनल जो मृत्यु दर है हमारी वो है 1.14%, और उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में मृत्यु दर है आपकी 1.42%, जो कि राष्ट्रीय जो मृत्यु दर है उससे भी कहीं ज्यादा है। तो ये लोग इसीलिए मर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, आप उन्हें बेड जी ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पा रहे। अरे ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तो छोड़िए, ऑक्सीमीटर नहीं है लोगों के पास, और ऑक्सीमीटर मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं है। एक विधायक तक को ऑक्सीमीटर के लिए पूरे दिन भर आप समझिए शहर के चक्कर काटने पड़े, उसको ऑक्सीमीटर नहीं मिला। और दूसरी आपके खुद के हरक सिंह रावत जो मंत्री थे, हरक सिंह रावत इनके जो खुद के मंत्री है, अपने भांजे को एक आईसीयू बेड नहीं उपलब्ध करा पाए। तो यहाँ पे विधायक और मंत्रियों की ये स्थिति है। आप खुद फातिमा जी इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आम जनता, यानी आपके कहने का मतलब ये स्थिति बहुत गंभीर है, सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं है। संजय भट्ट जी, पूर्ण रूप से विफल साबित हुई है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। चेहरे बदलने से आप समझिए, चेहरे बदलने से नीति और नियत नहीं बदलती। चलिए, चेहरे बदलने से नीति और नियत नहीं बदलते। संजय जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाह रहा था फातिमा जी। पहली बात तो ये, जो नवीन ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि 17 मिनट में ऑक्सीजन दे दी गई, जबकि हॉस्पिटल के अनुसार उन्होंने 10 बजे रात को, सोमवार रात 10 बजे ऑक्सीजन की डिमांड की और 1:30 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई रात को, मंगलवार जब लग गया। ठीक है, और उसके 20 से 25 मिनट बाद हॉस्पिटल ने स्वतः ऑक्सीजन का इंतजाम किया, जिस दौरान 5 लोगों की वहां मृत्यु हुई। ये तो एक बात है। इससे पहले भी मृत्यु लगातार हो रही है, और जो हॉस्पिटल है, निजी हॉस्पिटल, वो कह रहे हैं अपने साथ 5 सिलेंडर लेके आओ तब आपको हम बेड देंगे। ये हालात है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के, तो पहाड़ के हालात आप खुद समझ सकती है फातिमा जी। दूसरी बात मैं एक फातिमा जी आपके माध्यम से और बताना चाहूंगा, आप कल का स्वास्थ्य विभाग का बुलेटिन उठा के देख लीजिएगा, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में 5 लोगों की मृत्यु हुई, यानी ये मृत्यु भी छुपा रहे हैं। कल हरिद्वार में 2 मृत्यु दिखाई गई है। लगा रहे हैं नवीन ठाकुर जी, जवाब दीजिए। सीधा आरोप लगा रहे, बढ़ते मरीजों के स्वास्थ्य विभाग भी परेशानी में है, चिंता में है। जी बिल्कुल, आप बोलिए। मैं दोनों वक्ताओं से निवेदन करूंगा, कांग्रेस के भी और आम आदमी पार्टी के भी, कि अगर धैर्य हो, मादा हो और उनके अंदर सच्चाई हो, तो जिस प्रकार धैर्य से मैंने उनको सुना, वो एक एक बात का जवाब सुन लें। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय भट्ट जी सुन लें। ये सोशल मीडिया की पार्टी उत्तराखंड में जो यहाँ बैठकर केवल सोशल मीडिया पे राजनीति कर रही है, पहले दिल्ली में अपने गिरेबान में झांके, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि आपसे व्यवस्थाएं नहीं समझती है तो केंद्र को व्यवस्थाएं दे दी जाएं। अरविंद केजरीवाल 8-8 करोड़ के विज्ञापन महाराष्ट्र में चला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 8-8 करोड़ के विज्ञापन उत्तराखंड में चला रहे हैं। क्या ये विज्ञापन चला के दिल्ली की, उत्तराखंड की जनता का भला करेंगे? ये केवल यहाँ बैठकर और केवल स्टूडियो में बैठकर और सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से अपनी पार्टी चला रहे हैं। ये हमें ज्ञान ना दें, पहले अपने मुख्यमंत्री दिल्ली हाईकोर्ट ने और भी कुछ कहा है, और उनसे कहें कि दिल्ली सवाल है। नवीन जी, दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत कुछ कहा, केंद्र को फटकार भी लगाई है। ये लोग इतनी देर से झूठ बोल रहे थे। प्रतिमा जी झूठ बोल रहे थे, कैसी झूठी बात करते हो? झूठ बोल रहे थे आप कल रात का, जब मेरे बोलने की बात है तो कहा था उसमें 5 मौत नहीं दिखाई गई, 17 घंटे बाद वो मौतें क्यों नहीं दिखाई गई? क्यों छुपाई गई वो मौतें? मेरे भाई इकट्ठे हो गए, क्यों छुपाई गई वो 5 मौतें? एक दूसरे को गालियां देते हैं और चुनाव के बाद बताया क्यों छुपाई गई 5 मौतें जो रुड़की के अस्पताल में हुई, वो कल डिबेट में भी 17 घंटे बाद भी क्यों दर्शाई नहीं गई? जनता हर जगह से कांग्रेस को भी नकार चुकी है। ठीक है, प्रतिमा जी कुछ बोलना चाह रही है। जनता नकार चुकी है। नहीं, उनका ये कहना है, नवीन जी ये कहना है कि आंकड़े आपने क्यों छुपाए। संजय जी का ये कहना है, प्रतिमा जी कुछ बोलना चाह रही। फातिमा जी, एक स्पष्ट रूप से बात बोलना चाहती हूँ भाजपा के प्रवक्ता से कि दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मोदी सरकार को लताड़ा है और ये बोला है कि देश के प्रत्येक नागरिक के जान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार राज्यों अगर 7 साल में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक ही होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। 70 साल में कितने एम्स बनाए आपने बताइए जरा, आपकी सरकार को। मनमोहन साहब ने 10 साल में 1 एम्स बनाया, इंदिरा
आगामी 16 साल में एक एक करके बोलिए। नवीन जी थोड़ा रुक जाइए। नवीन जी, मोदी जी ने स्वास्थ्य सेवाओं को कितना दुरुस्त किया। प्रतिमा जी को बोलने दीजिए ना। नवीन जी थोड़ा रुक जाइए, आप अपनी बात पूरी करिएगा, वक्त दूंगी मैं आपको। उसी प्रकार होता जिस प्रकार भारत ने पहली लहर को बहुत सफलतापूर्वक जो सामना किया, उसी प्रकार दूसरी लहर का भी हम सामना कर रहे हैं। लेकिन आप केवल राजनीति कर रहे हैं। नहीं, अच्छा ठीक है, मुद्दे पे आ जाइए नवीन जी, मुद्दे पे आ जाइए। देखिए गरिमा जी कुछ पूछ रही है। आपकी सरकारों ने क्या किया बताइए मुझे। 10 साल तक 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया, कितने डॉक्टर भर्ती किए, कितने नर्सेज भर्ती किए आप लोगों ने, कितने अस्पताल बताया आप लोगों ने। यहाँ पर चीखे चिल्लाइए मत चीखे चिल्लाइए, यहाँ पर जनता जानती है। एक एक करके बात करिए नवीन जी। प्रतिमा जी थोड़ा धैर्य रखिए, एक एक करके बात करिए। जनता जानती है। देखिए नवीन जी, अगर 60 साल या 70 साल का आप पूरा काम गिनाएंगे तो जनता ने आपको जनाधार क्यों दिया, क्यों जनता ने आपको चुना, ये बताइए। हमने जनता के लिए काम किया, हमने जनता की सेवा की, और अभी भी लगातार जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारा संजय जी कुछ बोलना कोविड काल में युद्ध स्तर पर जनता की सेवा में लगा हुआ है। ठीक है हमारा महिला ठीक है, मान लिया आप, पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाई ना केंद्र को। कर रहा है हमारा युवा मोर्चा प्लाज्मा डोनेशन का काम कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग बताएं, आम आदमी पार्टी वाले बताएं कि लोगों ने कोविड काल के दौरान उत्तराखंड के लिए क्या किया। अरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कहीं बताएंगे। ये मुंह छिपाने लायक नहीं है पूरे देश में। प्रतिमा जी थोड़ा रुकिए, तो सवाल आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं, संजय जी जवाब देंगे ना। केवल इनके झूठ के कारण टीवी चैनल पर आकर झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, लेकिन जनता सब जानती है। जनता को पता है कौन उसके साथ है, कौन उसके लिए काम कर रहा है। केवल टीवी चैनलों पर आकर और झूठे आंकड़े पेश करके और झूठ चिल्लाकर कोई बात नहीं बनने वाली है। ठीक है, ये आरोप झूठे आंकड़े का आरोप लग रहा है। संजय जी जवाब दीजिए। हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, इससे जनता प्रतिमा जी सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए जिस प्रकार से देश में कोरोना लगातार बढ़ रहा था और मोदी जी अमित शाह रैलियां कर रहे थे, उत्तराखंड से भी 3000 लोग ये वहां लेके गए रैली करवाने के लिए, और वो लोग यहाँ वापस आए और उसी से ये कोरोना फैला है उत्तराखंड में। तो जिस प्रकार पिछले साल जमातियों पे केस दर्ज हुए थे, बीजेपी वालों पे भी केस दर्ज होने चाहिए कोरोना फैलाने के। उत्तराखंड में जो कोरोना फैला है, इन्होंने जो बंगाल में रैली के लिए 3000 लोग यहाँ से लेके गए थे, उनसे ही कोरोना फैला है। जिस प्रकार पिछले साल जमातियों पे केस दर्ज किए गए थे, उसी प्रकार आरएसएस वालों पे केस दर्ज होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे केस दर्ज होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर केस दर्ज होने चाहिए जो बंगाल गए थे, वहां से आए और पॉजिटिव हुए, उन लोगों ने ही केस बढ़ाए। मोदी जी को बिल्कुल किसी भी शर्म नहीं है। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू ही रहेगा। अगर एक खामी निकालता है तो दूसरा दूसरी खामी निकाल देता है। वक्त मेरे पास इतना ही है। खैर, नवीन ठाकुर जी बहुत शुक्रिया, संजय भट्ट आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर प्रतिमा जी आपका भी शुक्रिया, और हमारे साथ सुदीप जैन भी विशेष संवाददाता आपका भी शुक्रिया। तो ऐसे में देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यूं ही शुरू रहेगा, लेकिन जान बचाना है। यहाँ पर सवाल इस बात का है जो अब कदम उठाए जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं उठाए गए, क्यों सभी चीजों की इजाजत दे दी गई, क्यों कुंभ का मेला किया गया जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ा। हालांकि खैर अब कदम बेहतर उठा लिए गए, चारधाम यात्रा को भी रोक दिया गया, लेकिन अब कितनी तैयारी राज्य सरकार की होती है देखने वाली बात होगी। क्या लॉकडाउन लगेगा उत्तराखंड में या फिर अन्य कोई उपाय निकाले जाएंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।